एग्री अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने प्लांट पैथोलॉजी के अंदर कल अपने सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पढ़ ली थी, यानी सो अनिश्चितता। आज का अपना हेडिंग डालो पादपों में प्रजनन। पादपों में प्रजनन, पादपों में प्रजनन या पादपों में जनन। पादपों में जनन है वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अपने अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन को अपन क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपने क्या बोलते हैं इसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? कि नर व मादा युग्मक में निषेचन से प्राप्त गुणन। नर व मादा युग्मक में निषेचन से प्राप्त गुणन। सेक्सुअल लैंगिक जनन किसे कहते हैं? अपने नर व मादा युग्मक में के निषेचन से प्राप्त क्या कहलाता है? सेक्सुअल या लैंगिक जनन। नर व मादा युग्मक में निषेचन से। अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में अपने आगे पढ़ेंगे भी दो प्रकार से होते हैं। एक तो होगा अपने आगे पढ़ेंगे तब इसमें आएगा कायिक जनन और दूसरा आ जाएगा अनिषेचन। पहले अपने पढ़ेंगे भी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करें तो अपन लैंगिक जनन किसे कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नर व मादा युग्मक में निषेचन से प्राप्त, उसको अपने क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करें पुष्प के अंदर 4 घेरे होते हैं। पहले आप इसे नोट करो, फिर आगे डायग्राम से समझाएंगे। पुष्प में क्या होते हैं? 4 घेरे होते हैं। उसमें अपने क्या पढ़ेंगे? भी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में पुष्प में बात करें तो सबसे ज्यादा मोस्ट पहले नोट करो ये इतना, फिर अपने क्या है कि लैंगिक जनन पढ़ेंगे ना, वो डायग्राम से समझाऊंगा, फिर डायग्राम पूरे पे आएगा। पहले हेडिंग डालो पादपों में जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर आगे हेडिंग डालना लैंगिक जनन। पहले अपने लैंगिक कंप्लीट करेंगे, फिर अलैंगिक पढ़ेंगे। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? नर व मादा युग्मक में निषेचन से प्राप्त गुणन या स्थिति क्या कहलाती है? पहली अपनी हेडिंग कौन सी है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की बात करें अपने पुष्प के अंदर क्या होते हैं? 4 घेरे होते हैं। ये अपने एक पुष्प का डायग्राम है। इसके अंदर अपने जो ये दोनों पंखुड़ी है इसको अपने क्या बोलते हैं?
सेपल। इसको अपने क्या बोलते हैं? सेपल। जो ये बाहरी तल होते हैं इसको अपने बोलते हैं पेटल। ये तो अपना दो डंडू पंखुड़ियां नमी संरचना, इसको तो अपने बोलेंगे सेपल। ये जो बाह्य दलपुंज होते हैं ना, जो पत्तियां होती है, उनको अपने क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। इसके बाद में ये अपने क्या हो जाएंगे? स्टेमन। स्टेमन के दो भाग होते हैं, एक तो इसको तो अपने बोलते हैं एंथर, और ये जो डंडी होती है इसको अपने क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्टेमेन का। स्टेमेन। ये अपना क्या हो गया? ये होगी अपनी वर्तिका, जिसे अपने क्या बोलते हैं? स्टाइली। ये क्या हो गया अपना? वर्तिकागर। ये अपना क्या हो गया? अंडाशय यानी ओवरी। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पिस्टल या कार्पेल का। कार्पेल या इसको अपने क्या बोलते हैं? पिस्टल। अब ध्यान से समझना, पुष्प के क्या चार भाग है? पहला भाग ये हो गया अपना, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग अपना ये हो गया, और चौथा भाग अपना ये हो गया। ये अपना क्या है? अंडाशय। इसके अंदर क्या है? ये इनको अपने क्या बोलते हैं? बीजांड। ये अपना पूरा क्या हो गया? अंडाशय हो गया। पहला भाग है अपना सेपल। सेपल की सभी इकाइयों को अपने एक साथ क्या बोलेंगे? सेपल की सभी इकाइयों को अपने बोलेंगे कैलेक्स। कैलेक्स यानी बाह्य दलपुंज। बाह्य दल। पेटल है, पेटल की सभी इकाइयों को जो पंखुड़ियां होंगी उसको अपने क्या बोलेंगे? कोरेल। कोरेल या कोरोला यानी दलपुंज। एंथर और फिलामेंटो दोनों को मिलाकर अपने इसको क्या बोलेंगे? सेटमेन। और वर्तिकागर यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइली, अंडाशय यानी ओवरी, तीनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कार्पेल या पिस्टल का निर्माण करेंगे। तब अपने बात करें भी, पहला भाग कौन सा हो गया? कैलेक्स। कैलेक्स की इकाई क्या होगी? सेपल। पहला भाग कौन सा हो गया पुष्प का? कैलेक्स यानी बाह्य दल। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? कैलेक्स की इकाई क्या होगी? सेपल। कैलेक्स की इकाई क्या हो जाएगी? पहला भाग कौन सा है अपना? सेपल है। इसको अपने कई सारे सेपल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? कैलेक्स यानी बाह्य दल। तो कैलेक्स की इकाई क्या हो जाएगी? सेपल। दूसरा है अपना पेटल, यानी कई सारे पेटल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मतलब ये एक दो इससे कई पंखुड़ियां हुई, सारी मिलकर किसका निर्माण करेगी? कोरेला। बात करें भी कोरोला किसको बोलते हैं अपने? दलपुंज। कोरोला यानी दलपुंज। दलपुंज की इकाई क्या हो जाएगी? दलपुंज की जाएगी पेटल। पेटल। तीसरा भाग की बात करें अपने, तीसरा भाग है अपना एंथर और फिलामेंट मिलकर दोनों किसका निर्माण करते हैं? स्टेमेन का निर्माण करते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं? पुकेसर। स्टेमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुकेसर। जो किसकी इकाई है? ये एंड्रोसियम यानी पुमंग। एंड्रोसियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम को हिंदी में बोलते हैं पुमंग। एंड्रोसियम की इकाई क्या हो जाएगी? स्टेमेन या पुकेसर।
एंड्रोसियम की इकाई क्या हो जाएगी? स्टेमेन। चौथा भाग होता है अपना गाइनोसियम। चौथा भाग होता है अपना गाइनोसियम, जिसे अपने क्या बोलते हैं? जायांग। जायांग की इकाई क्या हो जाएगी? जायांग की इकाई हो जाएगी कार्पेल या पेटल। कार्पेल या पेटल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं अपने? सत्री कैंसर। अब एक बार समझ लो। और पहला भाग कौन सा है? पहला भाग होता है कलेक्स, बाह्य दल, जिसकी इकाई क्या हो जाएगी? सेपल। दूसरा भाग है कोरेला या दलपुंज, जिसकी इकाई क्या होगी? पेटल। सेपल तो अपना ये हो जाएगा। इस केसर सेपल में किसका निर्माण करते हैं? कैलेक्स का निर्माण करते हैं। दूसरा भाग अपना पेटल, जो बाह्य दल होता है ना, पंखुड़ियां होती है, उसको अपन पेटल बोलते हैं। जो केसर पेटल में किसका निर्माण करेगी? कोरोला यानी दलपुंज। कोरोला की इकाई क्या होगी? पेटल। तीसरा भाग है अपना ये, जिसको अपने बोलते हैं स्टेमेन, जिसमें एंथर यानी परागकोश और फिलामेंट यानी कवक तंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्टेमेन। यानी स्टेमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर किसकी इकाई होगी? एंड्रोसियम। यानी एंड्रोसियम पुंमंग की इकाई बुझ क्या होगी अपने? स्टेमेन या पुंकेसर। किसकी इकाई है? एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुंमंग। चौथा भाग है अपना गाइनोसियम, जिसे अपने हिंदी में बोलते हैं जायांग। जायांग किसकी इकाई होगी? कार्पेल या पिस्टेल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्री कैंसर। कार्पेल या पेटल है वो किससे मिलकर बने होते हैं? वर्तिक कागर यानी स्टिग्मा और स्टाइली और ओवरी, तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? कार्पेल या पिस्टल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्री कैंसर। तो एग्जाम अपने को पूछ ले भी गाइनोसियम है, जायांग की इकाई क्या होगी? तो क्या हो जाएगी हिंदी में? जिसे अपन क्या बोलेंगे? स्त्री कैंसर। और इंग्लिश में कार्पेल या पेटल। ये पुस्तक का डायग्राम बना लो, इससे आपको आसानी समझ में। 4 भाग हो गए, सेपल, पेटल, स्टेमेन और चौथा भाग अपना ये हो जाएगा, इसको अपने क्या बोलेंगे? कार्पेल या पिस्टल। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्त्री कैंसर। दोनों नाम याद रखना, हिंदी और इंग्लिश। कोलेक्स यानी बाह्य दलपुंज, कोरेला दलपुंज, एंड्रोसियम पुंमंग और गाइनोसियम जायांग। जायांग की इकाई हो जाएगी स्त्री कैंसर, एंड्रोसियम की इकाई हो जाएगी पुंकेसर, कोरोला की इकाई हो जाएगी पेटल और कोलेक्स की इकाई हो जाएगी सेपल। ये नोट करो। पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं भी? जैसे जंतु जगत में ड्रोसोफिला की हर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वैसे ही अपने को बुझ ले भी पादप जगत का ड्रोसोफिला यानी पादपों में किस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं? मक्का पर। पादपों में मक्का पर और जंतुओं में ड्रोसोफिला। तो अपने को बुझ ले भी पादपों का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? मक्का। नोट कर लिया, सभी ने डायग्राम बना लिया। इसके बाद में अपनी डेफिनेशन लिखेंगे वो 3-4। बनाइए डायग्राम। अब कुछ डेफिनेशन है वो लिखो। पूर्ण पोषक किसे कहते हैं? एक होता है पूर्ण पोषक, एक होता है अपूर्ण पोषक।
पूर्ण पुष्प कौन सा होगा जिसमें चारों घेरे उपस्थित हो। अपूर्ण पुष्प कौन होगा, चारों में से एक घेरा उपस्थित हो, एक घेरा अनुपस्थित हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, अपूर्ण पुष्प। एक होता है परफेक्ट पुष्प, परफेक्ट फ्लोर, एक होता है इनपरफेक्ट। परफेक्ट फ्लोर में क्या होगा, वह पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों जननांग हो। दोनों जननांग हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, परफेक्ट पुष्प, या इसको अपने द्विलिंगी पुष्प भी बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प, या इसको एक नाम और देते हैं हर्मोफेडाइट, हर्मोफोडाइट पुष्प भी कहते हैं। हर्मोफेरोडाइट है, आर ओ है बीच में, आर ओ, हर्मोफेरोडाइट पुष्प। और इनपरफेक्ट पुष्प को अपने क्या बोलते हैं, एकलिंगी पुष्प भी कहते हैं, वह पुष्प जिसमें नर या मादा में से एक उपस्थित हो। जिसमें नर या मादा, नर जननांग या मादा जननांग में से एक उपस्थित हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, इनपरफेक्ट, यानी नर या मादा जननांग में से नर या मादा पुष्प में एक हो। नर पुष्प होगा उसे बोलेंगे अपने स्टेमिनेट, यदि नर उपस्थित पुष्प होगा उसे बोलेंगे अपने स्टेमिनेट, स्टेमिनेट फ्लोवर। यदि मादा जननांग उपस्थित होगा उसे बोलेंगे पिस्टिलेट, पिस्टिलेट फ्लोवर। मादा पुष्प को क्या बोलेंगे, फीमेल फ्लोर, पिस्टिलेट, और नर होगा उसको स्टेमिनेट फ्लोवर। ये चारों डेफिनेशन लिखे, थोड़ा पता होना चाहिए अपने को। लिख लिया सभी ने।
अब एक बार थोड़ा बोर्ड की तरफ देखना, इस चीज को थोड़ा समझना। अपने पास होती है आर्किस्पोरियम कोशिका, आर्किस्पोरियम सेल, हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, अपने क्या लिखेंगे, आर्किस्पोरियम कोशिका। ब्रैकेट में ये लिखी हुई है आर्किस्पोरियम कोशिका। आर्किस्पोरियम कोशिका है ये। मेल में तो इसको अपने क्या बोलते हैं, नर में इसको दो नाम लेते हैं, परागमात्र कोशिका, परागमात्र कोशिका, या इसको अपने क्या बोलते हैं नर में, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और इसको मादा में क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियम कोशिका है। इसको अपने नर में तो क्या बोलते हैं, ये मिटो रहा हूं एक बारी में, नर में तो इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, परागमात्र कोशिका या लघु बीजाणु कोशिका। और मादा में इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका, दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका। ये जो आर्किस्पोरियम कोशिका ये क्या होती है, द्विगुणित होती है। तो अपने ये भी कोशिका क्या होगी, दोनों ही द्विगुणित होगी। अब परागमात्र कोशिका, लघु बीजाणु कोशिका या मादा में अपने दीर्घ बीजाणु कोशिका, या इसको अपने क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, सॉरी मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स मदर सेल। ये मेगास्पोर्स है। अब परागमात्र कोशिका, लघु बीजाणु कोशिका है, इसमें अपने क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। इधर भी अपने परागमात्र कोशिका, इसमें भी क्या होगा, अपने अर्धसूत्री विभाजन होगा। जिसे अपने क्या बोलते हैं, दोनों केंद्रीय बीजाणु जनन। तो एक चीज बताओ मेरे को, जब भी अपने अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। हमेशा ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होगा तो क्या होगी, एक कोशिका से कितनी, 4 कोशिका बनेगी। और गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, हमेशा आधी होगी। तो इधर अपने परागमात्र कोशिका है, तो यहाँ पर कितने प्रकार की, 4 प्रकार की पराग कोशिकाएं निर्माण होगी। चार अपने लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और इसी प्रकार इधर भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इधर भी अपने कितनी होगी, 4 दीर्घ बीजाणु कोशिका बनेगी, 4 दीर्घ बीजाणु कोशिका बनेगी। जो द्विगुणित होगी या एकगुणित होगी, मेरे को ये बताओ। इधर 4 दीर्घ बीजाणु कोशिका बनेगी, वो क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना, अगुणित होगी। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के अंदर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, और गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधी। तभी तो अपने इसको क्या, भीतर अपने क्या, 4 बीजाणु कोशिका है, ये भी क्या होगी, अगुणित होगी। तो 4 बीजाणु कोशिका से अपने कितने, 4 पराग, आगे 4 बीजाणु कोशिका बनी है, तो इनसे अपने कितने परागकण बनेंगे, 4 परागकण बनेंगे। इधर अपने क्या है कि 4 कितनी, 4 दीर्घ बीजाणु कोशिका बनी है। 4 दीर्घ बीजाणु कोशिका में 3 तो क्या है, दीर्घ बीजाणु कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसमें से क्या है, 1 बचेगी। एक जो दीर्घ बीजाणु कोशिका बचेगी वो किसका निर्माण करेगी,
एंडोस्पोर यानी भ्रूणपोष, भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सेका, एक बार दोबारा समझ लो। यहाँ पर अपनी कौन सी कोशिका, आर्कोस्पोरियम कोशिका है, जो क्या होती है वैसे द्विगुणित होती है। नर में ये होती है परागमात्र कोशिका या लघु बीजाणु कोशिका, और मेल में, फीमेल में क्या होती है दीर्घ बीजाणु कोशिका, जो दोनों क्या होती है द्विगुणित होती है। फिर अपने इसमें अर्धसूत्री विभाजन करेंगे जो क्या कहलाएगा बीजाणु जनन। अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो अपने कितनी कोशिका बनेगी, 4 कोशिका, और गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जो 4 कोशिका बनेगी वो क्या होगी, एक गुणित होगी। इधर 4 बीजाणु कोशिका से कितने 4 परागकण बनेंगे। इधर बने दीर्घ बीजाणु कोशिका फीमेल में थी, उसमें कितने 4 दीर्घ बीजाणु कोशिका बनेगी। 4 में से 3 तो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और एक बचेगी। वो किसका निर्माण करेगी, भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सेक का निर्माण करेगी। ये एम्ब्रियो सेक है, इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होंगे, वो मैंने मैं आगे लिखा दूंगा, अभी मतलब को इतना लिख लो, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। और इसके बाद में एक चीज और नोट कर लो साथ साथ में, जो अपनी दीर्घ बीजाणु को लघु युग्मक जनन, इससे अपने नर युग्मक का निर्माण होता है। एक चीज और नोट लगा के लिख लेना, लघु युग्मक जनन से तो क्या होता है, लघु है अपने को पता है, इसमें नर युग्मक का निर्माण होगा, और दीर्घ युग्मक जनन से अपने किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण तो अपने को पता है लघु युग्मक जनन से होगा, क्योंकि लघु बीजाणु स्पोर किसमें, नर में। इधर मादा में कौन सी, दीर्घ बीजाणु कोशिका है, तो दीर्घ युग्मक जनन से नर युग्मक का, मादा युग्मक का निर्माण होगा। और लघु युग्मकों बीच से परागनलिका युक्त परागकण का, तो ही क्या है लघु लघु युग्मकों बीच से अपने किसका निर्माण होता है, परागनलिका युक्त और दीर्घ युग्मकों बीच से किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का यानी एम्ब्रियो सेक। इस चीज का ध्यान रखना भी, एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है, दीर्घ युग्मकों बीच से। इधर अपनी कौन सी है, दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका है, जिसमें अपने अर्धसूत्री विभाजन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन से करेंगे तो 4 दीर्घ बीजाणु कोशिका बनेगी, यानी 4 दीर्घ युग्मकों बीज बनेगी, जिसमें से 3 तो नष्ट हो जाएगा, एक दीर्घ युग्मकों बीज बचेगा, जिससे किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है भी, दीर्घ युग्मकों बीज से किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और लघु युग्मक जनन से नर युग्मक का, तो अपने को पता है भी इधर 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं, किससे बने, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बन रहे हैं। और इधर दीर्घ बीजाणु कोशिका से मादा युग्मक का निर्माण होगा, जहां पर अपने के 4 मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है, जिसमें से 3 तो नष्ट हो जाएंगे, एक बचेगी, जिसे अपने दीर्घ युग्मकों बीज या लघु युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक का निर्माण होगा तभी अपने क्या होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। ये चीज नोट कर लो थोड़ी। ये भ्रूणपोष है अपना, ये बीजांड में उपस्थित होता है, 7 कोशिका और 8 केंद्र की युक्त होता है। ये चीज अपने आगे बनाएंगे अभी। यहाँ तक अपने किसका निर्माण हो गया, भ्रूणपोष का निर्माण हो गया है। भ्रूणपोष का निर्माण कैसा होगा, समझ तो क्या होगा, दीर्घ बीजाणु कोशिका है, दीर्घ बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, जिसे अपने बीजाणु जनन बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से 4 दीर्घ बीजाणु कोशिका बनी है, जिसमें से 3 नष्ट हो गई, एक दीर्घ बीजाणु कोशिका बची है,
जिससे किसका निर्माण हुआ है, भ्रूणपोष का निर्माण हुआ है। यानी दीर्घ दीर्घ युग्मकों विधि से किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और दीर्घ युग्मक जनन से मादा युग्मक का, पहले मादा युग्मक का निर्माण होगा, मादा युग्मक से फिर भ्रूणपोष का। तो अपने को पूछ ले भी मादा युग्मक का निर्माण किससे होता है, तो दीर्घ युग्मक जनन से होता है। और भ्रूणपोष का पूछ ले तो दीर्घ युग्मकों विधि से होगा। ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। ऐसे कैसे बनाना डायग्राम पर, नोट कर लिया सभी ने? ये भ्रूणपोष होता है, ये अपने बीजांड में उपस्थित होता है। इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिका होती है जिसमें से 3 कोशिका तो अपने एंटीपोडल यानी प्रतिशत कोशिका कहते हैं। एक कोशिका एक सेल अंड कोशिका होती है, 2 उसकी सहायक कोशिका होती है, और एक होती है सेंट्रल सेल। यानी टोटल कोशिका कितनी होती है, 7 होती है। इसमें एम्ब्रियो का निर्माण कहां पर होता है, वो सॉरी भ्रूणपोष कहां पर उपस्थित होता है, बीजांड में। निर्माण किससे होता है, दीर्घ युग्मकों विधि से। नोट कर लिए सभी ने? आगे एडनलो अपने किसका निर्माण हुआ था, भ्रूणपोष का। भ्रूणपोष भ्रूणपोष उपस्थित कहाँ होता है, बीजांड में। ये जो भ्रूणपोष है ना अपना, ये एम्ब्रियो, इसमें कितनी कोशिका होती है, 7 कोशिका होती है। और केंद्र कितने होते हैं इसमें, 8 केंद्रक होते हैं। जैसे बात करें अपने, ये अपना क्या है कि भ्रूणपोष है, इसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं अपने माइक्रोपाइल, ऊपरले वाले भाग को बोलते हैं चेल्जा। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं चेल्जा। अब इसके अंदर क्या है कि 1 2 और 3 कोशिका तो यहाँ पर उपस्थित होती है, और 3 कोशिका अपने यहाँ पर उपस्थित होती है। और एक एक इन कोशिका के अंदर क्या होते हैं, 1 2 3 केंद्र यहाँ पर है, एक एक केंद्र यहाँ पर है, और 2 केंद्र यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो सबसे बड़ी वाली कोशिका है नीचे, इसको अपने बोलते हैं एक सेल या अंड कोशिका। एक सेल या अंड कोशिका। ये जो साथ में 2 सहायक कोशिका है ना, एक ये और एक ये, इसको बोलते हैं सिनर्जेटिक सेल या सहायक कोशिका। सिनर्जेटिक सेल, या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सहायक कोशिका। ये जो कोशिका होती है ना, इसको अपन तीनों कोशिकाओं को बोलते हैं एंटीपोडल सेल, या हिंदी में इनको बोलते हैं प्रतिव्यासत कोशिका। प्रतिव्यासत कोशिका। इन तीनों को ही बोलते हैं एंटीपोडल, तीनों को साथ में एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये जो 2 केंद्र है अपने, इन दोनों केंद्रों को बोलते हैं अपने पोलर न्यूक्लियर
या ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक दो होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक गुणित n प्लस n बराबर किसका निर्माण करते हैं, द्विगुणित। दोनों क्या होते हैं, द्वितीय केंद्रक। द्वितीय केंद्रक। अब बात करें अपने, ये अपना क्या है कि गुणकोश है। कितनी कोशिका है इसके अंदर, 7 कोशिका होती है। 1 2 3 4 5 6, आप बोले 6 कोशिका हुई है। 7वीं कोशिका कहाँ है, 7वीं ये खुद एक कोशिका ही है। इसको अपने क्या बोलते हैं, सेंटर सेल बोलते हैं। सेंटर सेल। ये 3 कोशिका की होगी, 3 एक खुद होगी, 7 कोशिका होगी। इसमें से एक कोशिका उसको बोलेंगे अपने एंड सेल। 2 सहायक कोशिका है, उसको अपने क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक सेल या सहायक कोशिका। 3 कोशिका ऊपर इसे बोलते हैं एंटीपोडल या प्रतिस्वेद कोशिका। अब बात करें भी केंद्र कितने, 8 है। 3 3 6 केंद्र, 3 कोशिका के अंदर हो गए, 2 केंद्र अपने क्या है, ये रे। टोटल केंद्र कितने हो गए, 8, जिसे अपने ध्रुवीय पोलर बोलते हैं या पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं। जो सभी इसके अंदर ध्यान रखना, अभी गुणकोश है वो अपने से, जो प्रतिस्वेद कोशिका थी वो कैसी थी, द्विगुणित कोशिका थी। द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अपने को पता है गुणसूत्र की संख्या हमेशा क्या होती है, आधी होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जितनी बनी किसका निर्माण हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन के बाद अपने पास गुणकोश का निर्माण हुआ है ना। गुणकोश के अंदर जो भी सेल होगी ना वो हमेशा एक गुणित होगी। यानी बात करें, एक सेल है वो भी एक गुणित है, सिनर्जेटिक सेल है वो भी एक गुणित है, एंटीपोडल सेल है वो भी एक गुणित है, और सेंटर सेल ये भी क्या खुद एक गुणित है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद अपने को पता है एम्ब्रियो सेक का निर्माण हुआ है। तो ये क्या होगी, सारी कोशिकाएं एक गुणित होगी। ये डायग्राम बना लो। गुणकोश यानी एम्ब्रियो सेक कहाँ उपस्थित होता है, बीजांड में उपस्थित होता है। इसमें 7 सेल होती है और 8 केंद्रक होते हैं। ये डायग्राम बनाओ। गुणकोश में क्या है कि बीजांड, गुणकोश का निर्माण होने के बाद इसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। बाद में युग्मक का निर्माण करने के लिए हमें किस कोशिका की जरूरत पड़ेगी, वेजिटेटिव, या आगे लिख लो पहले, युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण, सॉरी, नर युग्मक का निर्माण। नर युग्मक का निर्माण है जो अपनी कोशिका होगी ये। इस कोशिका के अंदर अपने क्या होगी, 2 केंद्रक होंगे। ये कोशिका, इसको अपने क्या बोलते हैं, नर युग्मक का निर्माण कोशिका में होता है वेजिटेटिव या इसको ट्यूबर सेल बोलते हैं। वेजिटेटिव या ट्यूबर सेल। नर युग्मक का निर्माण कोशिका में होता है। इस कोशिका का क्या नाम है, वेजिटेटिव सेल, या इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्यूबर सेल। ट्यूबर सेल। ये जो अपने 2 केंद्रक है, इसमें एक केंद्र कोशिका में से, उस कोशिका को बोलते हैं अपने जननी कोशिका। ये अपना क्या है, पॉलीग्रेन यानी परागकण। जो अपना परागकण या पॉलीन्यूक्लियन होता है, ये क्या होता है, बाइन्यूक्लिएट भी, यानी द्विकेंद्रिकीय होता है। ये द्विकेंद्रिकीय, अपने क्या है, बाइन्यूक्लिएट, 2 केंद्र है। जो अपना पॉलीग्रेन है ये क्या है, द्विकेंद्रिकीय, या इसको अपने क्या बोलते हैं, 2 सेल। इसको अपने क्या बोलते हैं, 2 कोलेड स्टेज। ये अपना क्या है, द्विकेंद्रीय या बाइन्यूक्लिएट। क्या बाइन्यूक्लिएट है, जिसमें निषेचन के बाद में किसका निर्माण होता है, त्रिसलीन या ट्राइन्यूक्लिएट। ट्राइन्यूक्लिएट की बात करें अपने कुछ इस तरह होता है। ये अपना क्या है, ट्राइन्यूक्लिएट, यानी ये दोनों अपने क्या है, नर युग्मक है जो क्या अगुणित है। इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्राइन्यूक्लिएट या त्रिसलियन।
ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है अपना त्रिसलियन। त्रिसलियन त्रिकेंद्रिकीय लिख लो, त्रिकेंद्रिकीय सही है, त्रिकेंद्रिकीय प्राकण, त्रिकेंद्रिकीय प्राकण। इसमें 3 केंद्र कहां पर है, 1 2 और 3। इसको अपने क्या बोलते हैं, ट्राइन्यूक्लिएट या 3 कोलेड स्टेज, या अपने इसको क्या बोलते हैं, 3 कोलेड स्टेज। ये तो क्या अपनी 2 कोलेड स्टेज है, और ये कौन सी अपनी 3 कोलेड स्टेज। इसमें अपने बाइन्यूक्लिएट यानी 2 द्विकेंद्रिकीय सेल्स हैं, इसके अंदर 2 केंद्रक है। पूरी सेल को अपन क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल या ट्यूबर सेल, जिसके अंदर एक केंद्र होता है उसको को बोलते हैं अपने जननी कोशिका। द्विकेंद्रिकीय बाइन्यूक्लिएट से क्या होगा, अपने ट्राइन्यूक्लिएट यानी ट्रिन्यूक्लिएट का निर्माण होगा, यानी त्रिकेंद्रिकीय प्राकण त्रिकोलेड स्टेज कहते हैं, जिसके अंदर 3 प्राकण होंगे। एक इसको अपने ये दोनों के नर युग्म जो के अगुणित है, और पूरी सेल को अपने क्या बोलते हैं, स्पर्म न्यूक्लियस। बनाओ ये डायग्राम पूरा। नरयुग्मक का निर्माण कहां से शुरू होगा, यहां से होगा। नरयुग्मक का निर्माण होगा, वो कोशिका कौन से, वेजिटेबल या ट्यूबर कोशिका हो, जिसमें बाइन्यूक्लिएट या प्राकण पॉलीग्रेन जो क्या होंगे, बाइन्यूक्लिएट द्विकेंद्रिकीय होंगे। द्विकेंद्र से फिर आगे अपने किसका निर्माण होगा, त्रिकेंद्रिकीय यानी ट्राइन्यूक्लिएट का निर्माण होगा। इसके बाद में अगली स्टेज आएगी अपनी क्या होगी, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, 3 सेचन में युग्मक संलयन होगा यानी सिनगेमी, जिसमें अपने एक सेल और नर युग्मक के मध्य संलयन होने से किसका निर्माण होगा, जाइगोट या युग्मक जनक का निर्माण होगा, जो बाद में एम्ब्रियो सेल का निर्माण करेंगे। कर लिया नोट्स भी ने, जिसने ऊपर वाला नोट कर लिया वो आगे लिखो। अगला है द्विकेंद्रिकीय डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। या डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन में पहला होगा सिंगेमी, हिंदी में बोले तो युग्मक संलयन। युग्मक संलयन इसमें क्या होगा, अपने अंडर एग सेल प्लस नर युग्मक, जो अपने दोनों ही क्या है, अगुणित है, के मध्य क्या होगा, निषेचन। दोनों के मध्य निषेचन होने से किसका निर्माण होगा, अपने पास
जाइगोट का निर्माण होगा, यानी युग्मक जन्म। जाइगोट यानी अपने पास पहले का युग्मक सेल लिया सिंगे में, इसमें अपने पास एक सेल प्लस नर युग्मक के मध्य क्या होगा, निषेचन होगा। दोनों क्या होंगे, एक गुणित होंगे। दोनों के मध्य निषेचन होने से अपने पास द्विगुणित क्या होंगे, जाइगोट का निर्माण होगा, जो बाद में किसका निर्माण करेंगे, आगे अपने भ्रूणपोष का निर्माण करेंगे। भ्रूणपोष का निर्माण करेंगे। सॉरी, इन भ्रूणपोष का नहीं, भ्रूण का निर्माण होगा। एम्ब्री। उसके बाद में दूसरा अपना कौन सा होगा, त्रिशलीय ट्रिपल फ्यूजन। दूसरी क्रिया कौन सी होगी अपनी, फ्यूजन या त्रिशलीयन। त्रिशलीयन इसमें क्या होगा अपने द्विकेंद्रिकीय कोशिका, जो द्विकेंद्रिकीय केंद्रक होगा प्लस द्वितीयक केंद्रक है अपना, प्लस जो एक अपना नर युग्मक बच गया, नर युग्मक के मध्य संलयन से जो अपने पास पहले किसका निर्माण होगा, पीईएन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होगा। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये अपना द्वितीय केंद्रक है, ये क्या है, एक गुणित है। ये चीज अपने पढ़ी थी भी, जो भ्रूणपोष था उसमें अपने पास क्या थे, दो ध्रुवीय पोलर थे, दोनों अन प्लस अन मिलकर किसके द्वितीय केंद्र का निर्माण कर रहे थे। वो कैसा था, अगुणित हो गया, द्विगुणित हो गया था। वही जो अपना जो भ्रूणपोष का जो दो भ्रूणपोष का केंद्रक था, जो ध्रुवीय पोलर थे अपन पढ़ा था, वो क्या था, दो केंद्र का निर्माण कर रहा था, द्विगुणित था, प्लस नर युग्मक के अपना अगुणित है। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, पीईएन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण कर रहे हैं, जो क्या है अपना 3N है। इससे बाद में अपने पास किसका निर्माण होगा, भ्रूणपोष का निर्माण होगा। प्राथमिक केंद्र के बाद में अपने पास क्या बनेगा, भ्रूणपोष। वो भी क्या होगा अपना 3N। ये जी नोट कर लो। निषेचन है डबल फर्टिलाइजेशन में पहला तो हो गया युग्मक संलयन, दूसरा होगा अपना त्रिशलीयन। युग्मक संलयन में एक सेल जो है गुणित है और नर युग्मक के मध्य निषेचन होने से जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट से बाद में अपने भ्रूणपोष बनेगा, भ्रूणपोष। इसके बाद अपने त्रिशलीयन, त्रिशलीयन से अपने द्वितीय केंद्रक जो बना द्विगुणित था, प्लस एक नर युग्मक बच गया, उसके मध्य निषेचन से अपने पास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र का निर्माण होगा और बाद में भ्रूणपोष। अब एक चीज मेरे को बताओ, एक तो नारियल का पानी होता है, वो किसका भाग होता है, ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी है, इसमें आप लगाओ भी नारियल का पानी है वो किसका भाग होता है, और एक नारियल का खोपरा होता है जो अपना चिटकी खाते हैं ना, वो किसका भाग होती है। कमेंट में बताओ भी नारियल का पानी किसका भाग होता है। नारियल का पानी है वो केंद्रीय भ्रूणपोष का भाग होता है, वैसे ध्यान रखना, केंद्रीय भ्रूणपोष न्यूक्लियर, और खोपरा है वो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष।
नारियल का पानी हमेशा ही क्या होता है, केंद्रीय ग्लूकोज, और खोपरा व कोशिकीय ग्लूकोज। नोट कर लिए सभी ने?